आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिश भारत के पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध, अफगानिस्तान के विशेष संदर्भ में। अपनी साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत अंग्रेजों ने 1818 ईस्वी तक पंजाब और सिंध को छोड़कर लगभग संपूर्ण भारत को जीत लिया था। भारत में साम्राज्य स्थापना के बाद अंग्रेजों ने दोहरी नीति अपनाई, जिसका उद्देश्य एक और प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना था, तो दूसरी ओर जीते गए प्रदेशों की सीमाओं को सुरक्षित रखना था। ब्रिटिश शासन के अधीन भारत की विदेश नीति प्राय साम्राज्यवादी नीति रही, क्योंकि इसको ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को ध्यान में रखकर ही निर्धारित किया गया था। भारत और अफगानिस्तान के संबंध के संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे। लॉर्ड ऑकलैंड के भारत गवर्नर जनरल आने के समय ब्रिटेन और रूस के संबंध अच्छे नहीं थे। अंग्रेजों को डर था कि कहीं रूस भारत पर आक्रमण नहीं कर दे। अंग्रेजों ने तुर्की की और रूस की प्रगति में रुकावट डाली, अतः रूस ने भी फारस और अफगानिस्तान की ओर अपना दबाव बढ़ा दिया। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों का रूस से डरना प्रासंगिक था। उन्होंने भी अफगानिस्तान में अपना प्रभाव बढ़ाने की नीति अपना ली। अंग्रेजों ने यहाँ के शासक दोस्त मोहम्मद के सामने रूसी आक्रमण का भय दिखाकर संधि का प्रस्ताव रखा। इधर दोस्त मोहम्मद भी अंग्रेजों से दोस्ती करना चाहता था, अतः उसने इस शर्त पर संधि करने की इच्छा व्यक्त की कि उसे पेशावर दे दिया जाए, मगर अंग्रेज इसके लिए तैयार नहीं हुए, जिसके चलते दोस्त मोहम्मद का झुकाव रूस की ओर हो गया और शीघ्र ही रूस और अफगानिस्तान में आपस में संधि हो गई। लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि मंडल के असफल होकर वापस लौटने पर उसने दोस्त मोहम्मद के प्रतिनिधि शाह शुजा को अफगानिस्तान का शासक बनाने का फैसला कर लिया। इसके लिए रणजीत सिंह, शाह शुजा और अंग्रेजों के बीच 1838 में एक त्रिदलीय संधि हुई। इसके कुछ समय बाद ही ऑकलैंड ने अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लगभग 4 वर्षों तक चला, पर इससे अंग्रेजों को कोई फायदा नहीं हुआ। अपनी सैन्य शक्ति के बल पर अंग्रेजों ने शाह शुजा को अफगानिस्तान का शासक बना दिया। शाह शुजा अफगानिस्तान की जनता में लोकप्रिय नहीं था, इसलिए दोस्त मोहम्मद के पुत्र अकबर खां के नेतृत्व में बगावत हो गई, जिसमें शाह शुजा मारा गया और इस प्रकार अंग्रेजों की कूटनीति बेकार साबित हो गई। लॉर्ड लिटन उग्रवादी नीति का समर्थक था, अतः जब वह वायसराय बनकर आया तो उसने अपने पूर्वगामी वायसरायों की कुशल आक्रमणता की नीति अपनाई। कार्यभार संभालते ही उसने अफगानिस्तान के अमीर शेर अली से काबुल में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखने के लिए कहा, चूंकि शेर अली को यह आशंका थी कि अंग्रेज रेजिडेंसी अफगानिस्तान पर अंग्रेजों की पृष्ठभूमि तैयार कर सकती है, अतः उसने अंग्रेज रेजिडेंट रखने से मना कर दिया। इस पर लॉर्ड लिटन ने शेर अली को चेतावनी दी कि यदि उसने अंग्रेजों के बजाय रूस से मित्रता की तो इसके परिणाम घातक होंगे, परंतु शेर अली ने इस धमकी पर ध्यान नहीं देकर रूस के साथ संधि कर ली और काबुल में रूसी रेजिडेंट रखना स्वीकार कर लिया। इसके परिणाम स्वरूप कुछ समय बाद दोनों पक्षों में युद्ध आरंभ हो गया। हारने पर शेर अली काबुल छोड़कर भाग निकला और अंग्रेजों ने उसके पुत्र याकूब खां से संधि कर ली, जिसे गंडमक की संधि के नाम से जाना जाता है। गंडमक की संधि 2 अप्रैल 1789 में हुई थी। यह अधिक समय तक कारगर सिद्ध नहीं हुई और सितंबर 1879 को काबुल में ब्रिटिश रेजिडेंट मेजर कैबेनगरी की हत्या कर दी गई। अंग्रेजी सेना पुनः अफगानिस्तान में घुस गई और उसने काबुल और कंधार को फिर से जीत लिया। याकूब खां को बंदी बनाकर देहरादून भेज दिया गया। दूसरी ओर ब्रिटेन में अप्रैल 1880 में ग्लैडस्टन ने उदारवादी दल की सरकार बनाई और लॉर्ड लिटन ने इस्तीफा दे दिया और उसके स्थान पर लॉर्ड रिपन भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। इसी बीच शेर अली का भतीजा अब्दुल रहमान काबुल पहुंच गया। उसे लॉर्ड रिपन द्वारा
अफगानिस्तान का अमीर बनना कबूल किया गया। अब्दुल रहमान की मृत्यु के बाद जब उसका पुत्र हबीबुल्लाह अफगानिस्तान का अमीर बना तो उसने अंग्रेजों से मित्रता रखी और अपने पिता की ही नीति का अनुसरण किया। वह पाश्चात्य देशों की भांति अफगानिस्तान का संगठन करना चाहता था, परंतु कट्टरपंथी अफगानी उसके विरोधी थे। अतः उन्होंने 20 फरवरी 1919 को हबीबुल्लाह की निर्मम हत्या कर दी। इसके बाद उसका पुत्र अमानुल्लाह अफगानिस्तान की गद्दी पर बैठा। वह अपने पिता और दादा की नीतियों का प्रबल विरोधी था और अफगानिस्तान को अंग्रेजों के प्रभाव से मुक्त रखना चाहता था। इसी गतिरोध के चलते 1919 में तीसरा अंग्ल अफगान युद्ध हुआ। अमानुल्लाह ब्रिटिश शक्ति का सामना नहीं कर सका और 10 दिनों में ही अफगान पराजित हो गए। अतः मजबूर होकर अफगानी अमीर ने अंग्रेजों से संधि कर ली। इस संधि के द्वारा अमीर को अब तक दी जा रही आर्थिक सहायता बंद कर दी गई, किंतु अमीर की स्वतंत्रता यथावत स्वीकार की गई। इसके साथ ही अफगानिस्तान की विदेश नीति पर अंग्रेजों का प्रभाव लगभग समाप्त हो गया। दूसरी ओर अफगानियों ने भी अंग्रेजों के लिए अब समस्याएं पैदा करना छोड़ दिया था। आंग्ल तिब्बत संबंध। भारत की उत्तर पूर्वी सीमांत नीति के अंतर्गत अंग्रेजों ने तिब्बत के साथ भी संबंध स्थापित किए थे। वारेन हेस्टिंग ने व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिहाज से अपने कार्यकाल के दौरान 1774 से 1775 ईस्वी में एक शिष्टमंडल तिब्बत भेजा था, परंतु उसे कोई विशेष सफलता नहीं मिली। इसके बाद लंबे समय तक अंग्रेजों और तिब्बत के बीच कोई संबंध नहीं रहा। लगभग 110 वर्षों के बाद 1887 में अंग्रेजों ने तिब्बत सिक्किम राज्य पर हमला कर दिया, लेकिन अंग्रेज पुनः तिब्बत में विफल रहे। उसके बाद तिब्बत की संप्रभुता पर दावा करने वाले चीन के साथ अंग्रेजों की एक संधि हुई, जिसके अनुसार व्यापारिक सुविधाओं हेतु एक संयुक्त आयोग का गठन किया गया, किंतु तिब्बत ने इस संधि को मानने से इनकार कर दिया। कालांतर में लॉर्ड कर्जन ने तिब्बत की ओर विशेष ध्यान दिया। चीन के प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए तिब्बतवासी रूस की सहायता प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच 1901 में उन्हें ज्ञात हुआ कि तिब्बत में रूस और चीन के बीच एक संधि हुई है, जिसके अनुसार तिब्बत पर रूस का अधिकार स्थापित हो गया है। अतः 1904 में कर्नल यंग हस्बैंड की अध्यक्षता में गोरखा सेना के साथ एक शिष्टमंडल तिब्बत भेजा गया, जिसके फलस्वरूप मजबूर होकर तिब्बत ने अंग्रेजों के साथ लहासा की संधि की। इस संधि के अनुसार तिब्बत ने 75 लाख रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में देना स्वीकार किया, किंतु कालांतर में गृह सरकार के हस्तक्षेप के कारण यह राशि घटाकर 25 लाख रुपए कर दी गई। अब अंग्रेजों को सिक्किम और भूटान का भूभाग प्राप्त हुआ, तो तिब्बत ने अंग्रेजों को यह आश्वासन दिया कि वह किसी भी विदेशी को रेल, तार व सड़क आदि बनाने की सुविधाएं तिब्बत में प्रदान नहीं करेंगे। इस प्रकार लॉर्ड कर्जन की नीति तिब्बत में रूस का प्रभाव रोकने में कारगर शामिल हुई थी।